नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी/एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण करने के फैसले के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ मोर्चा बुधवार को भारत बंद का आंशिक असर देखने को मिला और बुधवार को भारत बंद का आंशिक असर रहा। भारत बंद में प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखा। क्रीमी लेयर के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कई दलित और आदिवासी संगठनों ने यह बंद बुलाया था। गुजरात के आदिवासी और दलित बहुल इलाके में दिखा भारत बंद का असर और इंदौर में भारत बंद बेअसर रहा। भारत बंद का सबसे ज्यादा असर बिहार में देखा गया। पटना में बंद समर्थक सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किए और प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश भी की, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तेतर बितर कर दिया। अलवर में भी भारत बंद का असर देखने को मिला। झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन के साथ अनुसूचित जाति और जनजाति संगठनों ने बाजारों को बंद कराया। वाहनों की आवाजाही ठप रही। रांची में लोगों ने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने एससी/एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में बुलाए गए भारत बंद के दौरान अजमेर में बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान प्रदर्शनकारी के हाथों में नीले झंडे लहरा रहे। तो ये आरक्षण पर भारत बंद का आह्वान हुआ और इसकी 8 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आगरा, अजमेर, जयपुर, ग्वालियर, रांची, पटना, कुरुक्षेत्र और मथुरा। आगरा में ये सड़कों पर क्रीमी लेयर, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन फैसले और उसको लेकर पूरी तरीके से उसका विरोध जताया। अजमेर की बात की जाए तो अजमेर में भी बाइक रैली निकाली गई। जयपुर, ये तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये जयपुर से है और जयपुर में भी हाथ पे नीले झंडे लेकर इसका विरोध प्रदर्शन किया गया। ग्वालियर में भी सड़कों पर स्थिति कुछ ऐसे ही दिखी। भारत बंद का जो आह्वान जो लोग किए हैं तो ये सब स्वार्थी तत्व हैं। आज उसी प्रकार से हम चाहते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वर्गीकरण होना चाहिए कि जो समाज 76 वर्ष आजादी के बाद भी आज उसका विकास नहीं हो सका है उसको अलग व्यवस्था होनी चाहिए। और जो 76 वर्ष में शेड्यूल कास्ट आरक्षण का लाभ लेकर के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, फॉरेन सर्विसेज में, राजदूत में, MLA में, पार्लियामेंट के मेंबर बन करके लाभ लिया है जो 90% से ज्यादा है। शेड्यूल कास्ट को जितना सुविधा मिली, सुविधा है वो सबका 90% वही 2, 4, 5 जातियां मिल करके ले लिया है। बाकी जो 18 जातियां बिहार के स्तर में वो आज हाशिए पर है, मात्र 5% या 7% लाभ मिला है। तो ये न्याय नहीं है, ये अन्याय हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट में ये तय हो गया कि हम जो SC और ST वर्ग के जो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया उस पर कोई हम रिवीजन नहीं करेंगे। ये नियम पूरी तरह लागू रहेगा तो बंद करने का क्या सवाल उठता है। मोदी जी के राज में आप देखिएगा दलितों को बांटा जा रहा है, रिजर्वेशन जो है उसको खत्म किया जा रहा है। एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार SC और ST के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। हमारी मांग है कि हमारा आरक्षण जिस तरह से हमें संविधान में दिया गया था हमें एज इट इज रहना चाहिए। संविधान में आरक्षण से छेड़छाड़ हमें बर्दाश्त नहीं है। अभी हमें आरक्षण मिले कितना दिन हुआ है, आप पूरा बैकलॉग भर नहीं पाते हो, लिख देते हो कैपेबल नहीं है और दूसरी तरफ कह रहे हो कि हम क्रीमी लेयर में आ गए हैं। तुम्हारा 8 लाख कमाने वाला गरीब होता है, हमारा 1 लाख एक बार नौकरी मिलने वाला अमीर हो गया। ये इस तरह का जो भेदभाव है जो सरकार कर रही है, जो संविधान को खत्म कर रही है और जो दूसरे तरीकों से आरक्षण को खत्म कर रही है, हम उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को अगर क्रीमी लेयर लागू करना है तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से लागू करे। क्रीमी लेयर नहीं चलेगा, कोटे में कोटा लागू नहीं होगा, यहाँ ब्राह्मण का बेटा जज नहीं बनेगा। इस बात का हम
खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आखिरकार बगावत कर ही दी। कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपई ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सारे रिश्ते तोड़ दिए। इससे अब साफ हो गया है कि इस बार झारखंड विधानसभा का चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए सरल नहीं होने जा रहा है। विधानसभा का चुनाव दिसंबर के अंत तक है और इससे पहले मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। गौरतलब यह भी है कि जुलाई में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल से रिहाई मिली और ठीक 24 घंटे के अंदर ही चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाकर हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन गए। चंपई हेमंत के जेल जाने के बाद मुख्यमंत्री बने और 3 जुलाई तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। उन्हें शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन का बहुत करीबी माना जाता था। अब चंपई ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। इसका नाम और सिंबल क्या होगा, यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। हमारा विश्वास है आप सबों ने हमारा कल सुनने के बाद ही आप लोग इतना जनसंख्या में आ गया। मेरा पूरा विश्वास है आगे के कदम में आप हमारा साथ कदम पर कदम मिलाएंगे। जो मेरा सोच है झारखंड को आदर्श और यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब गुरबा को हम सम्मान देने के लिए आगे बढ़ेंगे। हम अपना नया अध्याय हम शुरू किया है। मेरा पूरा विश्वास हो गया कि हमारा साथ हजार लाखों की संख्या में मेरा साथ एक दिन कदम पर कदम मिला के झारखंड राज अलग राज्य होके 24 साल हुआ है और 24 साल होने के बाद मेरा नया अध्याय हमने शुरू कर रहा है। इसलिए एक एक चीज को हम बारीकी से हम जानते हैं। यहाँ का हर चीज को हमने सोच करके आप सबों का भावना, आप सबों का विचार, सारा चीज हमने अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से झारखंड प्रदेश में एक अलग उत्साह हम लाएंगे। जो वर्षों से यहाँ का अस्मिता, यहाँ का अधिकार से वंचित है, उसको निश्चित रूप से वो चीज से हम उसको हक दिलाएंगे और अच्छा आदर्श राज हम बनाने में आप सबों का मेरा सहयोग हर समय रहा है, आगे भी रहेगा। इसीलिए आप सबों को ज्यादा समय नहीं लेंगे। मेरा विश्वास हो गया कि हमारा साथ है नया अध्याय जो हम जोड़ने जा रहा है, उसमें हमारा कमी का नजर नहीं है। इसीलिए आप सबों को बहुत सारी हमारा जोहार, नमस्कार। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ में पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम हुआ जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। जहां सीएम योगी ने कहा कि हिंदुत्व और राम मंदिर के लिए संघर्ष किया, ऐसे ही कोई कल्याण सिंह नहीं बन जाता है। सुनिए मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। हम लोग बाबूजी की 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ एकत्र हुए हैं। मुझे आप सबसे एक ही बात कहनी है, हम बाबूजी की इस पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। हमें हिंदू एकता के महत्व को समझना पड़ेगा। हिंदू कोई जाति नहीं है, मत और मजहब नहीं है, यह किसी संकीर्ण दायरे का माध्यम नहीं है। यह भारत की सुरक्षा की गारंटी है, ये भारत की एकता और भारत की एकात्मता की गारंटी है। याद रखना, जब तक भारत का मूल सनातन हिंदू समाज मजबूत है, भारत की एकता और अखंडता को दुनिया की कोई ताकत चुनौती नहीं दे सकती। लेकिन जिस दिन ये एकता खंडित होगी, उस दिन भारत को फिरके में बांटने की विदेशी साजिशें सफल होती हुई दिखाई देंगी। हमें इन साजिशों को सफल नहीं होने देना है, कतई नहीं होने देना है। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जो लोग आपको बांटने का काम कर रहे हैं, इनके चेहरे अलग हैं, इनकी चाल अलग है, इनका चरित्र अलग है। ये बोलेंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ, करेंगे कुछ। जब भी इन्हें अवसर मिला, उत्तर प्रदेश को इन्होंने दंगों की आग में झोंका है। जब भी इन्हें अवसर प्राप्त हुआ, इन्होंने
हिंदुत्व के ऐसे नायकों को अपमानित किया। कौन नहीं जानता है? समाजवादी पार्टी के मुखिया को सरदेव बाबूजी के दिवंगत होने पर तो एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। श्रद्धांजलि देने के लिए जाने की बात तो दूर, एक शब्द नहीं निकला। और वहीं प्रदेश का एक दुर्दांत माफिया मरा था तो फातिया पढ़ने के लिए उसके गांव तक चले गए थे। राजू भैया से बोल करके संवेदना व्यक्त कर सकते थे, क्योंकि सरदेव बाबूजी तो राज्यपाल भी थे, 2 राज्यों के राज्यपाल रह चुके थे, प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, प्रदेश में मंत्री रह चुके थे, 10 बार विधायक रह चुके थे, 2 बार सांसद रह चुके थे, लेकिन एक भी शब्द नहीं निकला। और सैकड़ों हिंदुओं की खून से जिसके हाथ रंगे हुए थे, ऐसे दुर्दांत माफिया के मरने पर ऐसे मातम मना रहे थे जैसे इनका कोई सगा चला गया हो। बहनों और भाइयों, ये पीडीए का वास्तविक चरित्र है, और इसका वास्तविक चरित्र देखना है तो अयोध्या में एक निषाद बालिका के साथ जो घटना घटित हुई, कन्नौज में जो घटना घटित हुई, लखनऊ में जो कुछ घटित हुआ, यही इनका वास्तविक चरित्र है, यही इनका चेहरा है, यही इनका चेहरा है। आज परेशान है क्योंकि उनकी गुंडागर्दी के स्कोप डबल इंजन की सरकार ने बंद कर दिए, उनकी अराजकता के स्कोप बंद कर दिए गए, उनके एक एक षड्यंत्र को हरेक पग पग पर रोक करके उतनी कठोरता के साथ रोकने के सारे स्कोप बंद कर दिए गए हैं। इसलिए परेशान तो उनका होना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, लेकिन चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की जिस नीति को 1991 में सरदेव बाबूजी ने लागू किया था, वह आज भी प्रदेश के अंदर लागू है। डबल इंजन की यह सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगा, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, और प्रदेश की जनता जनार्दन का बाल बांका नहीं होने देगा। यह संकल्प हमें सरदेव बाबूजी के इस तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर लेना ही होगा। तो यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। 69,000 शिक्षक भर्ती में लखनऊ में अभ्यर्थियों के धरने के साथ ही इस मुद्दे पर सियासत भी तेज है, जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं और बीजेपी सरकार पर अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी करने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों की जंग के साथ ही सियासत भी बदस्तूर जारी है और हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी जिस तरह से अभ्यर्थी अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठा प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे साफ है कि पिछली बार हुई गड़बड़ी को लेकर अभ्यर्थी पूरी तरह से चौकन्ने हैं और हाईकोर्ट के आदेश के बाद अपने हक की लड़ाई में डट कर खड़े हैं। सालों की लंबी लड़ाई कोर्ट से जीतने के बाद भी लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग के दफ्तर के बाहर कई दिनों से धरने पर बैठे अभ्यर्थी अधिकारियों की भूमिका से संतुष्ट नहीं है, जिसको लेकर अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ अभ्यर्थी अधिकारियों पर सवाल उठा नारेबाजी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खबर है कि अभ्यर्थियों की आवाज को दबाने के लिए यूपी पुलिस ने आधी रात 4 अलग अलग जीप में बैठाकर अभ्यर्थियों को अलग अलग दिशाओं में छोड़ा, लेकिन सुबह 10 बजे ही अभ्यर्थी फिर से इकट्ठा होकर धरने पर बैठ गए और सीएम और कोर्ट के आदेश को जल्द लागू करने की मांग कर रहे हैं। एक तरफ भर्ती को लेकर जहां अभ्यर्थियों की जंग जारी है, तो वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर एक बार फिर बीजेपी सरकार पर भर्ती को लेकर तीखा निशाना साधते हुए बीजेपी राज्य में नाइंसाफी करने का आरोप लगाया है।
अखिलेश ने ट्वीट कर बीजेपी पर वसूली के प्लान की बात करते हुए कहा कि बीजेपी तो नौकरी पर लोन की तैयारी में थी, मगर छात्रों की एकता के आगे टिक नहीं पाई। तो वही अखिलेश के ट्वीट के साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी एक चिट्ठी इन दिनों वायरल हो रही है, जिसके सहारे बीजेपी इस मुद्दे पर अपने संजीदा होने की बात दोहरा रही है। गौरतलब है कि चिट्ठी में केशव ने आरक्षण पर गड़बड़ी की बात करते हुए पिछड़ों को न्याय देने की बात कही थी, जिसके बाद बीजेपी का कहना है कि अभ्यर्थियों को लेकर सरकार हमेशा से ही संजीदा रही है। जिसके बाद कुल मिलाकर एक तरफ तो न्याय के लिए अभ्यर्थियों का धरना, तो दूसरी तरफ चिट्ठी के बीच ही सपा सुप्रीमो अखिलेश भी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने और सियासत करने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। मगर देखना यह है कि आखिर न्याय और सियासत के बीच इस लड़ाई में अभ्यर्थियों का भला होता है या फिर उन्हें मिलती है तारीख। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो वहीं झारखंड में भी इन दिनों सियासी पारा चरम पर है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 3 दिनों से दिल्ली में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि चंपई सोरेन ने ऐसी किसी भी संभावना से इंकार करते हुए इसे अपना एक निजी दौरा बताया। इसी दौरान चंपई सोरेन ने अपने फेसबुक पेज पर एक इमोशनल पोस्ट करके सबको सकते में डाल दिया। उसी पोस्ट के आधार पर बन्ना गुप्ता ने उन्हें झारखंड का विभीषण करार दे दिया। झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को विभीषण कहे जाने पर आज प्रमुख सुदेश महतो ने तंज कसा है। एक कार्यक्रम के दौरान सुदेश कुमार महतो ने मीडिया के सवाल पर बन्ना गुप्ता पर पलटवार करते हुए कहा कि झारखंड का रावण कौन है, बन्ना गुप्ता को यह बताना चाहिए। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के कार्यकाल को लेकर बताते हुए उनकी सराहना भी की। सम्मान उनके प्रति है जो एक आंदोलनकारी के नाते, और मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल इस वर्तमान सरकार का जो कार्यकाल रहा, जो हेमंत जी का, उनसे बेहतर। ये मैं पूरा 81 सीट पर लड़ रहा हूँ, पूरे 81 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आजसू पूरे मिलकर पूरे 81 सीट पर लड़ेगी, और जो भारतीय जनता पार्टी के शेयरिंग सीट भी होगा वो मेरा सीट है और मेरी जवाबदेही। 81 सीट पर इस बार आजसू भाजपा अलग होकर नहीं, एक होकर लड़ेगी। एक होकर जब हम लड़ेंगे तो ये जवाबदेही भाजपा के कैंडिडेट भी रहेंगे तो सुदेश महतो की जवाबदेही। तो वहीं कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेनिंग डॉक्टर से कथित बलात्कार और हत्या के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पूरे देश के डॉक्टर और हस्तियां रेप और हत्या के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कोलकाता पुलिस ने इस घटना में आरोपी के तौर पर संजय राय नाम के सिविक वॉलेंटियर को गिरफ्तार किया है। हालांकि मृतक के परिजन समेत कई लोगों का मानना है कि इसके पीछे कुछ और भी साजिश है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि प्रशासन ने उन्हें छुपाने की कोशिश की। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सीबीआई ने रेप और मर्डर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर दिल्ली के नर्स और डॉक्टर धरने पर बैठे हैं। नर्स महिलाएं ये मांग कर रही हैं कि सरकार जल्द से जल्द इंसाफ करे। काफी संख्या में डॉक्टर एकत्र हुए। मेडिकल कॉलेज का जिस तरह से महिला का साथ रेप किया गया, उसको दरिंदा किया गया, उसको लेकर के दिल्ली के जनता मंच पर काफी दिल्ली के डॉक्टर मौजूद है। यहाँ पर जो प्रदर्शन किया जाए, सत्याग्रह लगा अलग चीज दिखा जाए, क्योंकि बता दें जिस तरह से विद्रोह किया गया वहाँ पर जो जांच है, सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार वहाँ की प्रशासन और जो वहाँ के पुलिस चेयरमैन है उनकी क्या मिलेगी बातें, क्योंकि उसमें कई ऐसे सवाल है जिससे सब जांच के घेरे में आए हुए हैं। क्योंकि हम उन्हीं से बात करेंगे जिस तरह से लगातार जो महिला है, डॉक्टर महिला है, आखिर जो मांग है आप लोगों की, जैसे आर्टिकल मेडिकल कि महिलाएं हमेशा तत्पर रहती है, हमेशा काम करती है, चाहे वो कोई भी मरीज होना है उसके बावजूद इस तरह से, क्योंकि बंगाल सरकार पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, प्रशासन ने भी सवाल, दिल्ली पुलिस ने भी उनको FIR करी, वो लेट करी, इसके माता पिता का आरोप है, उसको एक सुसाइड बताया गया। क्या लगता है कि क्या मांग रखी है उसको? देखिए, अंत में हमें सिर्फ न्याय चाहिए। हमें चाहिए कि जो दोषी लोग हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, उन्हें अप्रोप्रिएट सजा मिलनी चाहिए, और जितने लोग इस घिनौनी हरकत में शामिल थे सबको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पद पे हो, चाहे उनके पास जो भी पावर हो।
हम सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई के हम उनमें ट्रस्ट रख रहे हैं अपना। हमें बस चाहिए कि हमें न्याय मिले। हम लेकिन लगातार जो कि ममता बनर्जी खुद एक स्वास्थ्य मंत्री वहां रही हैं, इसका सवाल है कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना हुई, संज्ञान क्यों नहीं लिया? कमिश्नर उल्टा प्रशासन में नाराज, तो उनको बचाने की बात करिए, अचानक से सबूत मिलाने की बात करिए, सामने जो 7-8 हजार लोग वहां पहुंचे थे, इसको लेकर क्या लगता है कि इस तरह की अहिंसा होनी चाहिए? देखिए, हमारा यही है, हम समाज सेवक हैं, यहाँ पे सारे के सारे डॉक्टर्स हैं। हमें किसी भी पॉलिटिकल एसोसिएशन से एफिलिएशन नहीं है हमारी। हमें बस चाहिए कि जो हमारी साथी थी जिनकी मौत हुई है, उनके साथ में घिनौनी हरकत हुई है, उनको न्याय मिलना चाहिए। और चाहे जो भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या पॉलिटिकल मकसद था, ये सब इशू, हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें चाहिए कि न्याय मिले। हम ये बहुत ही एपोलिटिकल प्रोटेस्ट है। हम जानते हैं कि जो चीजें चल रही हैं वो हमारे समझ की थोड़ी सी बाहर है। हम अपना जितना भी ट्रस्ट है हम इसमें सरकार में ही डाल दें, सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट में डाल दें, और सीबीआई और सीजीआई में ही हमारा ट्रस्ट रहेगा। आज की बात यही डॉक्टर की आना है कि सुरक्षा बहुत जरूरी है। जब महिला डॉक्टर होती है तो दिन रात काम करती है, लेकिन जो सवाल है वो आखिरकार किस तरह से लगाया जा रहा है, क्योंकि महिला सुरक्षित नहीं है, चाहे रात हो चाहे वो दिन। हमारे साथ और भी लोग उनसे बात करेंगे लगातार किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए, बिल्कुल एक बात है क्योंकि उनका कहना है कि जो भी समस्या है वो सामने आनी चाहिए, क्योंकि जो मुद्दा है वो पूरे भारत में गरमाया है। निर्भया कांड जैसे कांड हुए और ऐसे कांड हुए, लेकिन इनका कहना है ऐसा कोई और कांड ना हो, तो इसलिए हमने प्रवेश करा है। यानी कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आ रही थी, क्योंकि शासन प्रशासन इसको रोक नहीं रहा। सवाल यही है कि आखिर क्या लेडी डॉक्टर्स जो 16 घंटे काम करते हैं, 36 घंटे, उनकी सुरक्षा का सवाल क्यों नहीं है? दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। महाराजगंज जिले में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 23 अगस्त से 31 अगस्त तक जिले के 6 केंद्रों पर आयोजित होने वाली परीक्षा में 3144 अभ्यर्थी हर शिफ्ट में शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है, जिससे हर गतिविधि पर सख्त नजर रखी जाएगी। अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन परीक्षा केंद्र के बाहर ही किया जाएगा और उनके आधार कार्ड की जांच की जाएगी। सत्यापन के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा में प्रवेश करने दिया जाएगा। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी अनुनय झा और पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने परीक्षा केंद्रों पर निरीक्षण किया और यह कहा कि गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही साथ परीक्षा केंद्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरा की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम में एलईडी टीवी स्क्रीन पर भी निगरानी की जाएगी। तो खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।